1897 यह वो साल है जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन अपने पीक पर था और इसी साल भारत में फेमाइन भी देखने को मिला था, जिसने करीब 7 करोड़ लोग अफेक्ट हुए थे और लाखों लोग भूखमरी के चपेट में भी आए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था और इसी साल 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा की कटक में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो अंग्रेजों के मजबूत शासन को पूरी तरह से ख़त्म करने में कामयाब रहे। भारत के इस वीर ने गांधी जी की नॉन वायलेंट माइंडसेट को पूरी तरह से ख़त्म किया और उनके गजब के एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से हिटलर भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की, जिसे पूरी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। नेताजी का खौफ ब्रिटिशर्स में सबसे ज़्यादा था और फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का भी यही कहना था कि भारत को आज़ादी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना आईएनए ने दिलाई थी, ना कि महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट ने। अंग्रेज भारत में राज ही इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि भारत के सिपाही उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन जब आईएनए पे ट्रायल शुरू हुए तब पुलिस और सिपाहियों ने अंग्रेजों को धक्का देना शुरू कर दिया और इससे अंग्रेजों को भारत पर कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के पीछे भी एकमात्र कारण यह था कि सारे सैनिकों ने इस आंदोलन को दबाने में ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की थी। नेताजी की बनाई गई चंद सिपाहियों की वीरता और बलिदान ने पूरे भारत में ऐसी देश प्रेम जगाई जिसकी चपेट में ब्रिटिशर्स इस तरह से फंसे कि उन्हें भारत को आखिरकार छोड़ना ही पड़ा। भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। इतिहास की वो शख्सियत जिनके बारे में अक्सर अधूरी बात ही की जाती है, जिनके जय हिंद के नारे की गूंज आज भी हर किसी की जुबां पर है और जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाली आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बंगाली फैमिली में हुआ था और इन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी थी क्योंकि सुभाष अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पिता जानकीनाथ बोस एक रेस्पेक्टेड लॉयर थे जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। इनकी फैमिली में कुल 14 बच्चे थे और उनमें से बोस को पढ़ने की इच्छा बचपन से ही थी और इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही इनका एडमिशन प्रोस्टेट यूरोपियन स्कूल में करा दिया गया। लेकिन यहाँ भारत की भाषा या इतिहास को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था और चारों तरफ सिर्फ इंग्लिश का ही बोलबाला था। यह बात नेताजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इसी वजह से 12 साल की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस को रेवंसो कॉलेजिएट कॉलेज में डाल दिया गया, जहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तियों का लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। और इसका प्रभाव सुभाष चंद्र बोस में इस तरह से हुआ कि उन्होंने ठान लिया कि समाज और देश की सेवा में ही वो अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। स्कूलिंग के बाद सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ उन्होंने देखा कि प्रोफेसर्स भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और अक्सर उन्हें बेवजह मारा पीटा भी करते थे और ये सारी चीज़ें नेताजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसी कारण एक बार उन्होंने एक प्रोफेसर पर हाथ भी उठा दिया था, जिसके कारण उन्हें एक्सपेल भी कर दिया गया। लेकिन इनके पिता के कारण इन्हें जल्दी ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। अब सुभाष चंद्र बोस ग्रेजुएट हो चुके थे और इसके बाद इनके पिता ने इन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस कभी भी अंग्रेजों के अंडर काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पिता का मान रखते हुए सितंबर 1919 में नेताजी ने अपनी काबिलियत सिद्ध किया और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एडमिशन लेकर आईसीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर 4th पोजीशन सिक्योर किया। लेकिन बोस जब यहाँ अपने प्रोबेशन पीरियड पर थे तब इन्हें भारत में राष्ट्रवाद के कई इंसिडेंट सुनने को मिले
नेताजी ने तुरंत ही अपने देश का रुख किया और इस कारण इनके पिता काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हुए थे, लेकिन इनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस इनका हमेशा साथ देते थे। बोस ने 1921 में कांग्रेस ज्वाइन किया और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहीं से महात्मा गांधी ने बोस को पहचानना शुरू किया और गांधी जी ने ही बंगाल के फ्रीडम फाइटर चित्तरंजन दास के साथ बोस को काम करने की सलाह दी। अपने काम के चलते बोस अब तेजी से पूरे कांग्रेस में जाने लगे थे और इसी समय बोस ने स्वराज्य न्यूज़पेपर की शुरुआत भी की थी और अंग्रेजों का खुलकर पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। और इसी समय नेताजी को इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी इलेक्ट किया गया और साथ ही फॉरवर्ड नामक न्यूज़पेपर का एडिटर भी बना दिया गया। लेकिन अगले साल 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें भारतीयों ने पुलिस स्टेशन में आगजनी की और इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे नेताजी काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए क्योंकि नेताजी अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने में भरोसा रखते थे। इसके बाद 1924 में नेताजी को कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन नेताजी के पोलराइज बयानबाजी के कारण कलकत्ता में एक प्रोस्टेट को लीड करते समय अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेज नेताजी से इतने ज़्यादा डरते थे कि इन्हें कुछ समय बाद बर्मा के जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे नेताजी कोई सीक्रेट मूवमेंट भी ना चला सकें। और इस जेल में नेताजी को टीबी की बीमारी ने बुरी तरह से अफेक्ट किया और इनकी बिगड़ती हालात के कारण 1927 में इन्हें जेल से छोड़ दिया गया और इसके बाद इन्हें बंगाल में कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर दिया गया। ईयर 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की और तब तक नेताजी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्हें 1930 में कलकत्ता का मेयर के रूप में भी चुना गया था और इसी साल नेताजी को सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और तभी नेताजी ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अन्याय को भी अपनी नज़रों के सामने देखा और इससे नेताजी देश को स्वतंत्र कराने में और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। 1931 तक नेताजी की स्वास्थ्य फिर से खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें फिर से रिहा कर दिया गया, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के कारण उनका जेल में आना जाना लगा रहा और इस दौर में नेताजी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब हुई और फिर उनके इलाज के लिए उन्हें यूरोप भेज दिया गया, जहां नेताजी ने कई बड़े लीडर्स से मुलाकात की और यही वो वक्त था जब नेताजी ने अपनी पहली किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी लिखा। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और दोनों का लक्ष्य भारत को आज़ादी दिलाने का ही था, लेकिन दोनों के बीच मतभेद केवल काम करने के तरीके को लेकर था। जहां गांधी जी नॉन वायलेंस की नीति से काम करना पसंद करते थे, वहीं नेताजी आज़ादी के लिए कुछ भी करना जायज़ समझते थे। दोनों के रिश्ते बिगड़ने तब शुरू हुए जब नेताजी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। इसके बाद नेताजी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जिसमें ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया। गांधी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज इससे बिल्कुल ही अलग थी, जिसके कारण दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई, जिस वजह से नेताजी को भारी मन से 29 अप्रैल 1939 को प्रेसिडेंट पद से रिजाइन देना पड़ा। इसके बाद नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। यह एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जो नेताजी के इंडिपेंडेंट आइडियाज़ पर काम करती थी। इसमें गर्म दल के लोगों ने खूब समर्थन दिया और साउथ के लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नेताजी के प्रोटेस्ट का दौर शुरू हुआ और 1940 में नेताजी को एक बार फिर जेल में जाना पड़ा, लेकिन इस बार नेताजी ने भूख हड़ताल किया, जिस कारण ब्रिटिशर्स ने इन्हें जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट कर दिया। नेताजी ने हाउस अरेस्ट के दौरान अंग्रेजों के गार्ड से मिलना बंद कर दिया और खबर भिजवाई कि कुछ समय वो सॉल्टिट्यूड में बिताना चाहते हैं, लेकिन इस समय नेताजी अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा रहे थे और 17 जनवरी की रात में नेताजी अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ पठानी सूट पहनकर घर से निकल गए। यह लिबास नेताजी ने अफगानिस्तान में लोकल लोगों की तरह दिखने के लिए बनाया था और उनका प्लान अफगानिस्तान से मॉस्को होते हुए जर्मनी में हिटलर की मदद लेना था, लेकिन यह रास्ता सिर्फ मुश्किलों से ही भरा हुआ था क्योंकि नेताजी अफगानिस्तान तो पहुंच गए थे, लेकिन नेताजी वहां की भाषा नहीं जानते थे। इसलिए नेताजी ने एक गूंगे बहरे पठान का कैरेक्टर लिया और जियाउद्दीन नाम से अफगानिस्तान के रास्ते मॉस्को पहुंचे और यहाँ एक इटालियन आदमी का वेश बनाया और नकली पासपोर्ट के साथ एक नया नाम काउंट ऑरलैंडो मजीटो रखा। इससे पहले कि नेताजी सोवियत यूनियन की मदद लेते, वर्ल्ड वॉर 2 के चलते सोवियत यूनियन ने अलाइड फोर्सेस का हाथ थाम लिया था और इससे सोवियत यूनियन ब्रिटेन के खिलाफ तो कोई भी कदम उठाने नहीं वाला था। इसके बाद नेताजी ने एक्सिस यानी जर्मनी से मदद की आशा की और सीधा हिटलर से मिलने जर्मनी में पहुंचे
और जर्मनी पहुंचते नेताजी एडम वॉन ट्रोंट जू सोल्ज की मदद से स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया से अटैच हो गया। एडम वॉन ही वो शख्स है जिन्होंने जर्मन स्पॉन्सर्ड आज़ाद हिंद रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और यही वो वक्त था जब इंडियन रीजन और स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने मिलकर बोस को नेताजी के टाइटल से सम्मानित किया था। बर्लिन में ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर से भारतीय सेना बनाई। इन्हें छुड़वाने के लिए नेताजी ने हिटलर के साथ एक मीटिंग भी अरेंज करवाई, जिसमें हिटलर ने नेताजी के कमाल के एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रभावित हुए थे। सोल्जर्स की संख्या 4500 के करीब थी और अब नेताजी को सपोर्ट करने के लिए एक फौज तैयार हो चुकी थी। लेकिन नेताजी को जल्द ही ये समझ में आ गया था कि हिटलर सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के कमज़ोर पड़ते ही हिटलर की मदद भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी। तभी जैपनीज फोर्सेस भी तेज़ी से ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी, जिस कारण नेताजी 1943 में जापान की ओर उनसे मदद मांगने के लिए निकल पड़े। अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को छोड़कर नेताजी जापान की ओर निकल पड़े और बर्लिन से सुमात्रा पहुंचने में उन्हें करीब 3 महीनों का समय लगा, और ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, पल पल खतरों से भरा था। नेताजी ने ये सफ़र U-180 सबमरीन में तय किया, और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन नेताजी भारत के पहले व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की है। उनकी सबमरीन सिर्फ रात को ट्रैवल करती थी, जिससे दुश्मनों की नज़र से बचा जा सके। नेताजी 11 में 1943 में टोक्यो पहुंचे और पहुंचते ही कई सारे रेडियो ब्रॉडकास्ट किए और भारतीयों से अपने देश की आज़ादी में भाग लेने की अपील किया। नेताजी ने जापान की मदद से सिंगापुर में 40,000 सैनिकों की आर्मी तैयार की, जिसे हम INA के नाम से जानते हैं। अगस्त 1943 में नेताजी INA के सुप्रीम कमांडर बनते हैं यंगून और सिंगापुर में INA हेडक्वार्टर्स बनाते हैं। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया और अंडमान आइलैंड को अपने कब्जे में लिया। इस समय नेताजी ने अपने सबसे सुप्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" का नारा भी दिया था। 1944 के शुरू होते ही INA की 3 यूनिट्स ने मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में अटैक करना शुरू कर दिया। INA ने ऑपरेशन युगो में जापानीज आर्मी के साथ मिलकर शुरुआती स्टेजेस में सफलता भी हासिल किया, लेकिन अप्रैल 1944 में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में INA और जापानीज फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। INA एक मजबूत सेना जरूर थी, लेकिन रिसोर्सेज और सप्लाई चेन के काटे जाने के बाद ये कमज़ोर पड़ने लगी। एक तरफ ब्रिटिशर्स की सेना थी जो बेहद ही ज़्यादा एडवांस वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट से लैस थी, और दूसरी तरफ नेताजी की सेना थी जो कैदियों के द्वारा बनाई गई थी और सिर्फ अपने सेल्फ बिलीफ के सहारे ही चल रही थी। और इसी एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से INA को हार का सामना करना पड़ा। नेताजी की बनाई INA ब्रिटिशर्स से जीत तो नहीं पाई, लेकिन उनके जड़ों को जरूर कमज़ोर किया और साथ ही भारत की युवा पीढ़ी के दिलों में देश प्रेम भी जगाया, और इसी कारण हमें वीर भगत सिंह जैसे व्यक्ति भी देखने को मिले। INA के दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों ने भारत के सभी व्यक्तियों में दम भर दिया और सभी जगह प्रोटेस्ट होने लगे और पूरे भारत में आज़ादी की लहर दौड़ गई। नेताजी ने पुरुषों के अलावा महिलाओं का भी एक रेजिमेंट बनवाया था जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, जो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा लीड किया जाता था। नेताजी ना किसी धर्म में भेद करते थे और ना ही जात पात में भरोसा करते थे, और शायद इसीलिए जिन्ना ने भी नेताजी को आज़ाद भारत के पहले PM के रूप में स्वीकार करने में सहमति दिखाई थी। इसके बाद जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसका अंजाम जापान पर एटॉम बम के विस्फोट से हुआ, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा और उसके बाद नेताजी ने मंचूरिया जाने का फैसला किया और 18 अगस्त 1945 में ताइवान से जा रही एक प्लेन में अपना आखिरी सफ़र तय किया। आखिरी इसलिए क्योंकि ताइवान से जा रही प्लेन में दुर्घटना हुई, जिससे नेताजी को काफ़ी ज़्यादा बर्न इंजरीज हुई और फिर ताइवान के एक हॉस्पिटल में नेताजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि नेताजी की मौत को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि कोई भी नेताजी की मौत को स्वीकार करना नहीं चाहता था। नेताजी भले ही आज़ादी नहीं देख पाए, लेकिन सभी व्यक्ति के दिल में अपने प्रति वो सम्मान हासिल किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाए हैं। नेताजी ने दुनिया से अलविदा तो कह दिया, लेकिन आज़ादी की जो आग उन्होंने सभी के दिलों में लगाई, उसके चपेट में आकर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य झुलस गया। कहने को तो नेताजी किसी भी अखबार की सुर्खियों में नहीं रहे और ना ही किसी ऐसे संगठन का निर्माण किया जिससे कि भारत को आज़ादी मिल जाए, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई सेना और सोच ने भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी और जल्दी ही भारत को 1947 में अंग्रेजी सरकार से मुक्ति मिल गई।